सुप्रभात बच्चों। चैप्टर 15 बहुलक हम शुरू कर चुके हैं और आज उस चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो पॉइंट्स रह गए हैं चैप्टर में, वो सारे बिंदु मैं कवर करने वाली हूँ। आज तुम्हें बताने वाली हूँ। देखो, जो हम लास्ट वीडियो में लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे चैप्टर को, तो उसमें हमने एक क्रियाविधि पढ़ना शुरू किया था और वो क्रियाविधि थी मुक्त मूलक क्रियाविधि। मुक्त मूलक क्रियाविधि विशेष रूप से जो योगात्मक बहुलक है, योगात्मक बहुलक बनाने की एक क्रियाविधि होती है। तो मुक्त मूलक में एक मुक्त मूलक बनता है, वो मुक्त मूलक अभिक्रिया करता है इथीन के अणु के साथ, जो मैंने तुम्हें समझाई थी बोर्ड के ऊपर। इथीन के अणु के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने पर फिर दूसरा इथीन अणु उसके साथ जुड़ता है। ऐसे करके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सभी इथीन के अणुओं के ऊपर से गुजरता हुआ और सबसे आखिर में हमें पॉलीथीन मिल जाता है, सबसे लास्ट वाले स्टेप में। ठीक है, तो अभी आज उसी क्रियाविधि को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि उस क्रियाविधि के दो भाग और हैं। दो भाग क्या है कि आयनिक क्रियाविधि, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें दो भाग लिखे थे। पहला लिखा था मुक्त मूलक क्रियाविधि और दूसरा लिखा था आयनिक क्रियाविधि। तो जो आयनिक क्रियाविधि है उसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि आयन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक धनायन होता है, तो धनायन अगर उपयोग में आता है अपनी क्रियाविधि में तो उसको बोलते हैं धनायन क्रियाविधि, और ऋणायन अगर उपयोग में आता है अपनी क्रियाविधि में तो उसको बोलते हैं ऋणायन क्रियाविधि। तो जो धनायन क्रियाविधि है, देखो उसको समझने के लिए जो मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला बिंदु वही बिंदु है जिसमें अपनी श्रृंखला प्रारंभ हुई है। जो पहला अपना बिंदु था श्रृंखला प्रारंभन, मैंने हेडिंग नहीं डाला है लेकिन इसका मतलब वही है, श्रृंखला प्रारंभन। और ये दूसरा अपनी श्रृंखला जो आगे बढ़ी थी, और तीसरा क्या था, श्रृंखला का समापन, जब श्रृंखला खत्म हुई थी। तो पहला अपना पढ़ते हैं हम श्रृंखला का प्रारंभन, कैसे श्रृंखला प्रारंभ होती है। देखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जल, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक लवण है, इसको जल में घोलकर ही लिया जाएगा। इसको जल में घोलकर हमने लिया है किसके साथ, इथीन के साथ। उसी डब्बे के अंदर डाला है जिसमें हमने इथीन डाल रखी है और बहुलकीकरण करने के लिए क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा। जल से अभिक्रिया करके जल का OH ले लेता है, जल का जो OH है उसको ले लेता है। उसको लेकर AlOH, एल्यूमिनियम पे पहले 3 OH थे, 4 OH आ गए, और OH का जो ऋणात्मक आवेश है वो भी उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर प्रदर्शित होता है। दूसरा क्या बचा, अब जल के पास, जल से ये तो चला गया, OH तो चला गया, जल के पास बचा H। वो H, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है OH के पास, तो वो H प्लस आयन के रूप में, धनायन के रूप में बचा जाएगा। अब ये धनायन ही हमारी अभिक्रिया को शुरू करेगा। जो अभिक्रिया हुई थी अभी तक मतलब की अभिक्रिया थी, लेकिन धनायन की मतलब की अभिक्रिया नहीं है। धनायन अभिक्रिया को शुरू करेगा और अभिक्रिया को खत्म करेगा। कैसे खत्म करेगा और कैसे शुरू करेगा ये तुम्हें बोर्ड पे लिखना। देखो, ये इथीन का अणु है, फिर से हमने H आयन इसके ऊपर जोड़ा। अब अगर तुम्हें याद आ रहा है 11वीं क्लास का, और मुझे कंफर्म है कि कुछ बच्चों को तो याद आ जाएगा जब मैं नाम लूँगी इस प्रभाव का, एक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव मैंने तुम्हें पढ़ाया था। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में क्या था कि द्विबंध के ऊपर या तो धनायन का जुड़ना और या ऋणायन का जुड़ना, द्विबंध के ऊपर धनायन जुड़ता है या ऋणायन जुड़ता है, तो जुड़ने पर क्या अभिक्रिया होती है, एक कार्बन से तो धनायन अपने आप जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पर उसका आवेश चला जाता है। एक कार्बन पर तो ऋणायन अपने आप जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पर उसका आवेश चला जाता है। ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, मतलब जो आवेश है अब वो धनायन और ऋणायन के ऊपर ना रहकर उस अणु के ऊपर चला जाता है जो अणु उसके साथ जुड़ा है। इसको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होगा, H आयन जुड़ा। देखो, H आयन कुछ भी नहीं है, ठंडक गोपाल, कुछ नहीं है इसके पास। एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन भी OH ने ले लिया क्योंकि उसको जुड़ना था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब अपने पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी क्रियाशील है, गतिशील है, जुड़ना चाह रहा है किसी दूसरे परमाणु के साथ स्थायित्व लेने के लिए। क्या करेगा, इस कार्बन से बात करेगा कि तुम मुझे जोड़ ले, लेकिन ये कार्बन बोलता है कि मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है, देखो मेरे 3 इलेक्ट्रॉन तो जुड़े हुए हैं परमाणु से, वो इलेक्ट्रॉन की तो मैं बात कर ही नहीं सकता, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कार्बन के साथ मुझे मजबूरी में जोड़ना पड़ा क्योंकि कोई परमाणु नहीं मिला था जोड़ने के लिए। तो अगर तुम मिलते हो तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन मैं उस कार्बन से बात करके अपना मुक्त करवा सकता हूँ। जितनी देर में इसकी बातचीत होती है इसके पास, ये हाइड्रोजन आयन इसके पास पहुँच जाता है।
और इसके पास पहुँच के इसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि इसको अब पता चल चुका है कि हाइड्रोजन आयन की स्थिति क्या है और वो क्या चाहता है। तो ये हाइड्रोजन आयन को नानुकरण नहीं करता, ये हाइड्रोजन आयन को एकदम से जोड़ देता है। अब ये जो जुड़ गया हाइड्रोजन आयन के साथ, देखो ये वाला जो बंद है, ये बंद अब यहाँ आ चुका है, हाइड्रोजन जुड़ चुका है, उसके पास अपना एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके आए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन भी गया और हाइड्रोजन भी नहीं मिला। ये कार्बन टंटन गोपाल हो गया। अब टंटन गोपाल होने का मतलब क्या है कि जो आवेश था उस टंटन गोपाल का वो इसके ऊपर आ चुका है, आवेश। ठीक है, तो अब ये अणु बना हमारा, और आगे ये अणु अब क्या करेगा, दूसरे इथीन अणु के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के का काम करेगा। जो काम हाइड्रोजन ने किया था इसके साथ, वही काम अब ये आगे दूसरे अणु के साथ करेगा, दूसरा अणु तीसरे अणु के साथ करेगा, और ऐसे करके बहुत सारे अणुओं की अभिक्रिया से हम आखिर में पॉलीथीन अपना बहुलक बना लेते हैं। देखो आगे अभिक्रिया अब आगे कैसे बढ़ेगी, ये हमारे पास धनात्मक आवेश युक्त इथीन का अणु है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन का दूसरा अणु। अब ये क्या होगा, जो CH2 है इस CH2 से जुड़ेगा, क्योंकि इसका बंध टूट जाएगा, और ये जो धनात्मक आवेश है इस कार्बन पे आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है कि जिस इथीन के अणु को तुम जोड़ रहे हो इसके साथ, ठीक है, इसके बराबर वाले कार्बन पे कभी भी आवेश लेकर नहीं आना। देखो हाइड्रोजन के बराबर वाले कार्बन पर हमने आवेश नहीं लगाया था, उसके बराबर वाले पे लगाया था, तो वही प्रक्रिया हम पूरे टाइम चलाएंगे। जितना तुम्हारे पास टाइम है, जितने अणु इथीन के तुम जोड़ सकते हो, ठीक है, उतने अणु इथीन के जोड़ के देखो, लेकिन जिस अणु को तुम धनात्मक आवेश वाले कार्बन से जोड़ रहे हो उस पर धनात्मक आवेश नहीं लाना, उसके बाद वाले पर धनात्मक आवेश लाना, क्योंकि धनात्मक आवेश हटते ही जुड़ जाएगा और धनात्मक आवेश यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि धनात्मक आवेश बहुत तेजी से घूमता है, ऋणात्मक आवेश बहुत तेजी से घूमता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बहुत तेजी से घूमता है विलयन के अंदर। ठीक है, ऐसे करके अब हमारी ये अभिक्रिया हो गई है पूरी संपन्न, और इस अभिक्रिया में अब हमें पॉलीथीन मिल चुकी है। अब क्या होगा, पॉलीथीन तो बन गई, और पॉलीथीन में तुम्हें मालूम है कि किसी अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन की कोई जगह नहीं होती, पॉलीथीन इथीन से ही बनती है पूरी तरह। तो जब पॉलीथीन की संरचना पूरी बनने वाली होगी उस समय वो जो अतिरिक्त हाइड्रोजन आया था वो अतिरिक्त हाइड्रोजन बाहर निकलना पड़ेगा, उसको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इथीन का काम अब हो चुका है, इथीन अब पॉलीथीन में बदल चुकी है, उसके बंधों में अब कोई समस्या नहीं है, कोई द्विबंध नहीं है कि कोई द्विबंध लगा रह जाए उसके साथ। तो अब जब हाइड्रोजन निकलेगा किनारे की तरफ द्विबंध आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, और देखो जितने अणु जुड़े हैं उतने हाइड्रोजन निकलेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन ने तो एक ही अणु को जोड़ा था, बाकी जो अणु जुड़े हैं तो उनमें भी जो हाइड्रोजन लगे हैं वो सारे निकलेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन को दिखाया क्योंकि मैंने एक ही हाइड्रोजन मुक्त किया अपनी पहली अभिक्रिया में। ये हाइड्रोजन दोबारा से AlOH4- के संपर्क में आएगा। AlOH4- को अपनी गलती का एहसास होगा कि उस हाइड्रोजन को हमने बिना इलेक्ट्रॉन दिए धक्का दे दिया था, गलती का एहसास हो जाएगा, और गलती का एहसास होने पर वो हाइड्रोजन को वापस से लेकर जल में बदल देगा और अपने आप AlOH4 बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में पुनः बदल जाएगा। तो इस तरह से धनात्मक क्रियाविधि द्वारा, धनायन क्रियाविधि द्वारा हमारा संपन्न होता है पॉलीथीन का निर्माण। अब दूसरा आते हैं बेटा, ये कुछ इसके जैसा ही है, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ ही लिखा है, और उसके क्रम में ही तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि जिससे तुम्हें समझ में रहे कि करना क्या है, जबकि करना इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, B- मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने और कोई अभिक्रिया नहीं ली है, कहीं से B- नहीं बनाया है, सीधे सीधे हमने क्या लिख लिया, B का मतलब बेस, क्षार, क्योंकि ये ऋणात्मक क्रियाविधि तो ऋणायन वाला होना चाहिए हमारे पास, और ऋणायन वाला हमारे पास क्षार होता है, जैसे OH- उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, तो हमने क्षार को ले लिया, क्षार को हम लिखते हैं बेस, इसलिए हमने B के ऊपर ऋणात्मक आवेश लगा के उसको सीधे ले लिया, बनाया नहीं उसको अभिक्रिया लिया हमने सीधे। इथीन अणु आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से इसमें क्या अंतर आएगा, देखो हाइड्रोजन आयन जब था तो दूसरे कार्बन पर जुड़ा था, ये इसी कार्बन पर जुड़ेगा, कारण क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और जब किसी को जरूरत होती है तो हम बहुत बहाने मिलाते हैं, आसानी से किसी की जरूरत पूरी नहीं करते, बहुत बहाने मिलाते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ था, इस कार्बन ने बहाना मिलाया था और ये इस कार्बन के पास चला गया तो वो जुड़ गया, फिर उसको जोड़ना पड़ा मजबूरी में। लेकिन यहाँ पर कोई बहाने की जरूरत नहीं है, कारण क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है पहले से, वो बोल रहा है मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता हूँ, तुम्हारे साथ जुड़ना है, बस मुझे बंध बनाना है और मुझे एक स्थायी अणु बनना है, उसकी सिर्फ इतनी सी समस्या है। इस कार्बन को तो चाहिए ही अणु,
जैसे ही इसको अणु या परमाणु मिलता है कोई दूसरा, एकदम से द्विबंध को मुक्त कर देता है। ये कार्बन बोलेगा मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ और मैं सीधे जुड़ जाऊंगा, सीधे तुम्हें जोड़ लेता हूँ। ठीक है, जोड़ने से बंध बन गया। अब जो इसका ऋणात्मक आवेश था वो ऋणात्मक आवेश यहाँ पर चला गया। ठीक है, ये ऋणात्मक आवेश कहाँ से आया? जो इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश था ये आ गया, और यहाँ का जो बल है वो यहाँ चला गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा, ऐसे ही अभिक्रिया आगे बढ़ेगी कि इथीन का अणु दूसरा इसके संपर्क में आया, आने पर CH2 के साथ CH2 जुड़ेगा और ये ऋणात्मक आवेश इस दूसरे कार्बन पर चला जाएगा। मतलब एक कार्बन छोड़कर दूसरे कार्बन पर ऋणात्मक आवेश जाने वाला है। तो इस तरह ऋणात्मक आवेश चला गया। ऋणात्मक आवेश चले जाने के बाद फिर आखिर में वही समस्या आती है कि कोई भी पॉलीथीन का जो अणु है, जो संरचना अभी तक पढ़ी है हमने पॉलीथीन अणु की, उसकी संरचना में कहीं पर भी ना तो ऋणात्मक आवेश आता है, ना धनात्मक आवेश आता है, ना ही कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन आता है। तो आखिर में जब अपना बहुलकीकरण की अभिक्रिया संपन्न होने वाली होगी, जब बहुलक एक बहुत बड़ा अणु बन चुका होगा, तो उस समय इस B- को बाहर निकलना पड़ता है। ये भाई B- बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के विलयन के अंदर जो जल है या विलयन के अंदर कोई भी अगर धनात्मक आवेशित कण है तो उसके साथ ही अभिक्रिया कर लेता है, या फिर आगे से और इथीन के अणु को जोड़कर और पॉलीथीन बनाना शुरू कर देगा। तो जितने भी हमारे योगात्मक बहुलक होते हैं, केवल पॉलीथीन नहीं, जितने भी हमारे योगात्मक बहुलक होते हैं वो इन तीनों में से किसी एक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्रियाविधि संपन्न हो गई है। अब इसमें एक चीज मैं और जोड़ रही हूँ, वो चीज क्या है? देखो, इसका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है अवरोधक। ये अवरोधक क्या है? कई बार ऐसा होता है कि पॉलीथीन का निर्माण एक बार शुरू हुआ तो श्रृंखला अभिक्रिया है, जब तक श्रृंखला पूरी नहीं हो जाएगी, सारे के सारे अणु नहीं जुड़ जाएंगे, जब तक पॉलीथीन का निर्माण रुकेगा नहीं, वो अभिक्रिया रुकेगी नहीं तब तक। और हमें पॉलीथीन को बीच में निकालना है। हम नहीं चाहते कि पॉलीथीन पूरी बने, हमें थोड़ी सी पॉलीथीन पहले निकालनी है, बीच में निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बाहर से एक अवरोधक डाल देते हैं, एक रासायनिक पदार्थ बाहर से डाल देते हैं जो क्या करता है? इस श्रृंखला अभिक्रिया को बीच में रोक देता है, और श्रृंखला अभिक्रिया को बीच में रोककर जितनी पॉलीथीन बनी है वो पॉलीथीन हम बाहर निकाल पाते हैं। तो अवरोधक यहाँ पर क्या है? नाइट्रोबेंजीन एक अवरोधक है इस अभिक्रिया के लिए, योगात्मक अभिक्रिया के लिए, और हाइड्रोक्विनोन एक अवरोधक है योगात्मक अभिक्रिया के लिए। हाइड्रोक्विनोन पर तुम्हारी किताब में पीछे एक प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैंने अवरोधक को सबसे ऊपर लिखा है, क्योंकि एक प्रश्न पूछा हुआ है कि हाइड्रोक्विनोन क्या है और ये क्या काम करता है। तो हाइड्रोक्विनोन बेंजीन का ही एक कंपाउंड है, बेंजीन का ही एक यौगिक है, और इसका काम हमारे योगात्मक अभिक्रिया में अवरोधक का होता है कि अभिक्रिया को बीच में रोक देता है। अगर हमें अस्थायी रूप से बहुलकीकरण को बीच में रोकना है तो फिर हम अवरोधक का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं लोग। ठीक है, अच्छा बेटा, ये तो अपना पूरा हुआ। अब इसके बाद एक और मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने वाली हूँ, और ये भी तुम्हारी किताब में पीछे प्रश्न दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है? देखो, प्राकृतिक रबर के बारे में और संश्लेषित रबर के बारे में, दोनों के बारे में मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। प्राकृतिक रबर क्या होती है? पॉलीआइसोप्रीन। आइसोप्रीन की एक इकाई जुड़कर जुड़ती चली जाती है, जुड़ती चली जाती है, जुड़ती चली जाती है, और वो क्या बना देती है? पॉलीआइसोप्रीन या प्राकृतिक रबर बना देती है। इसी तरह से संश्लेषित रबर में मैंने तुम्हें गुना N बताया था नाइट्राइल के साथ, और इसी तरह मैंने तुम्हें गुना S बताया था स्टाइरीन के साथ, ये तुम पढ़ चुके हो। तो वो संश्लेषित रबर है, वो दोनों संश्लेषित रबर है, और ये पॉलीआइसोप्रीन अपनी प्राकृतिक रबर है। तो प्राकृतिक रबर में अगर हमें उसे और उपयोगी बनाना है, तो और उपयोगी बनाने के लिए हम कुछ परिवर्तन अगर करते हैं, क्या परिवर्तन करते हैं कि इस द्विबंध पर जो प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई है आइसोप्रीन, ये इसकी एकलक इकाई है प्राकृतिक रबर की, इस एकलक इकाई में हम जोड़ देते हैं सल्फर के परमाणु। देखो, ये द्विबंध, दो द्विबंध बने हुए हैं, दो द्विबंध जब टूटेंगे तो 4 संयोजकता मुक्त होंगी। एक संयोजकता इसकी मुक्त होगी, ये मैंने यहाँ लगाया, एक संयोजकता इसकी मुक्त होगी, मैंने यहाँ लगाया, एक संयोजकता इसकी मुक्त होगी, यहाँ पर लगा दिया, एक संयोजकता इसकी मुक्त होगी, यहाँ पर लगा दिया। कुल मिलाकर 4 संयोजकता मुक्त हुई। इन 4 संयोजकताओं में हमारे पास सल्फर के अणु, सल्फर के परमाणु आ गए। ये सल्फर यहाँ पर जुड़ा, ये सल्फर यहाँ पर जुड़ने के बाद ये जो बन रहा है, हमारी संरचना बन रही है, इसको हम बोलते हैं वल्कनीकृत रबर, और इसको रबर का वल्कनीकरण बोलते हैं। अब ये जो वल्कनीकरण से बनने वाली रबर है वो क्या है? प्राकृतिक रबर को मजबूत बनाने के लिए ये अभिक्रिया कराई जाती है।
सल्फर के साथ रबर को गर्म किया जाता है, जिससे द्विबंध टूटकर सल्फर के परमाणु वहाँ आ जाते हैं और सल्फर क्योंकि अपने आप में एक ठोस पदार्थ है तो उसको दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे अपने ट्रकों में बहुत सारा वजन लेकर चलते हैं ट्रक वाले, और उसमें नीचे जो टायर लगा हुआ होता है रबर का बना हुआ होता है, वल्कनीकृत रबर का बना हुआ होता है, तो इतना मजबूत होता है कि जो टनों में, क्विंटल्स में जो वजन होता है उस वजन को वो सहन कर लेता है। ठीक है, तो ये अपना हुआ वल्कनीकरण, सल्फर का मिलाना, द्विबंध का टूटना, सल्फर का मिलना, प्राकृतिक रबर, इसको वल्कनीकृत रबर कहा जाता है। अच्छा, अब एक मैंने तुम्हें बताया था कि जो वर्गीकरण है अपने बहुलकों का, वो वर्गीकरण के कुछ प्रकार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, और जो प्रकार बाकी हैं जो पीछे एक एक नंबर के प्रश्न में पूछे हुए हैं या जिनमें अंतर पूछा हुआ है वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है बोर्ड पर। देखो, उसमें से एक प्रकार है ताप कुदृढ़ बहुलक, ताप सुदृढ़ बहुलक। ताप कुदृढ़, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ताप मतलब गर्म करने पर, कुदृढ़, कु मतलब बुरा, दृढ़ मतलब मजबूत नहीं। अगर अधिक तापमान पर गर्म किया जाए तो बहुलक हमारा टूट जाता है, मजबूत नहीं होता। ताप सुदृढ़, दूसरा नाम है ताप सुदृढ़। ताप मतलब गर्म करने पर, सु मतलब अच्छा, दृढ़ मतलब मजबूत। अधिक तापमान पर गर्म करने पर भी उसकी मजबूती टूटती नहीं, मजबूती खत्म नहीं होती है। ताप सुदृढ़ बहुलक। देखो, ताप कुदृढ़ बहुलक में और ताप सुदृढ़ बहुलक में अंतर क्या हुआ? तापमान बढ़ाने पर। तो वर्गीकरण का आधार क्या हुआ? तापमान। अधिक तापमान पर जो दृढ़ता बनाए रखता है, जैसे बकेलाइट है, ठीक है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड है, वो दृढ़ता बनाए रखता है अधिक तापमान पर, और जो अधिक तापमान पर दृढ़ता नहीं बनाए रखता, जैसे पॉलीथीन अधिक तापमान पर दृढ़ता नहीं बनाए रखता, पिघल जाती है पॉलीथीन। ठीक है, तो ये अपना ताप कुदृढ़ में आ जाएगा, उसको उदाहरण में आ जाएगा। नोट्स मैंने तुम्हारे पास सारे भेज दिए हैं, और कुछ पेजेस अभी बाकी हैं, 6 या 7 पेज बाकी हैं, वो मैं आज भेज दूंगी। तो जो मैं आज पढ़ा रही हूँ तुम्हें टॉपिक, ये सब उसमें नोट्स में कवर हो जाएंगे। और अगर फिर उसके बाद भी तुम्हें लगता है पूरे नोट्स एक बार पढ़ लो, पूरे नोट्स अपने बना लो एक बार, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स जो आपने कराए हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ा है कि आपने कराए हैं लेकिन हमारे पास नोट्स के रूप में नहीं है, तो वो एक बार मेरे पास मैसेज भेज देना और मैं उसी का तुम्हें भेज दूँगी, स्क्रीनशॉट भेज दूँगी उसी का। उसके बाद आओ बेटा, अब दूसरा, जो अंतर आणविक बल होते हैं, अंतर आणविक बलों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, और उस वर्गीकरण के आधार पर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक और धागा। प्रत्यास्थ बहुलक को हम बोलते हैं इलास्टिक, और इसको हम बोलते हैं थ्रेड, इसको थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक क्या है? जो खींची जा सकती है, आसानी से जिसका आकार परिवर्तित किया जा सकता है, आकार में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। कमजोर वांडरवाल बल, क्योंकि उसके अंदर जो बल है वो मजबूत नहीं है, कमजोर वांडरवाल बलों से बंधे हुए होते हैं, तो इसलिए आसानी से उसको किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है खींचकर। इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ या इलास्टिक। दूसरा धागा, धागा तुम्हें मालूम है, देखो कॉटन का धागा है, और कॉटन एक प्राकृतिक बहुलक है। सिल्क का धागा है, सिल्क एक प्राकृतिक बहुलक है। सिल्क के धागे को तुम कितना भी खींचो, आकार में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, और ना ही वो टूटने वाला है, टूटेगा भी नहीं। ठीक है, टूटेगा भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत अधिक दृढ़ है, स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा है उसकी, प्रबल आकर्षण बलों से बंधा हुआ है, क्योंकि वो प्राकृतिक बहुलक है, और प्रकृति ने जो बहुलक बनाए हैं तो वो इतने दृढ़ बनाए हैं कि उनको हम आसानी से उनकी एकलक इकाई में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे एंजाइम लगते हैं प्रोटीन को उसके एकलक में परिवर्तित करने के लिए, जब हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद आप फिर अब दूसरा देखो, एक और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गीकरण। ये वर्गीकरण किस पर आधारित है? इनकी संरचना पर आधारित है। ये वर्गीकरण आधारित था तापमान पर, ये वर्गीकरण आधारित था आकर्षण बलों पर, ये वर्गीकरण आधारित था उनकी संरचना पर। संरचना पर आधारित वर्गीकरण में रेखीय, जैसे कि पॉलीथीन एक रेखा में जुड़ती चली जाती है, एक ही लाइन में इथीन के अणु जुड़ते चले जाते हैं, रेखीय। ठीक है, शाखित, अगर उन एक रेखा में जुड़ने के बाद अगर शाखाएं भी बनती हैं, अगर शाखाएं भी बन गई, जैसे देखो यहाँ पर शाखा बनी, क्योंकि ये एक रेखा में अगर जुड़ेगी तो जुड़ने के बाद में CH3 तो कहीं नहीं जाएगा, CH3 तो रहेगा, तो CH3 की शाखा रहेगी, तो ये इसका जो बनेगा बहुलक वो शाखित में आ जाएगा।
शाखाएं बनेंगी साथ में, ठीक है। उसके बाद मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर अणुओं में कोई शाखा निकली हुई है, कोई दूसरा समूह लगा हुआ है उस अणु में जो कि बहुलकीकरण करने वाला है अणु, जो बहुलक बनाता है अणु, तो वो शाखा वो हमारे शाखित के रूप में रखा जाएगा संरचना के आधार पर। तीसरा अपना आता है पार जुड़ा हुआ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक, क्रॉस में जो जुड़े हुए होते हैं। देखो ये पहली संरचना है, ये पहली संरचना रेखीय, उसके बाद ये दूसरी संरचना है शाखित, और तीसरी संरचना क्या है कि ये जो शाखाएं हैं ये इस तरह न जुड़ के ये दूसरी लाइन में जुड़ी, दूसरी जो लाइन आ रही है, दूसरी जो रेखा आ रही है उसमें जुड़ी, ठीक है। तो जो तीनों का आकार, दोनों का आकार मिला के ये आकार मिलता है तीसरा। दिस इज पार जुड़ा हुआ, जैसे बैकेलाइट के अंदर था। बैकेलाइट की संरचना अगर तुम्हें याद आ रही है तो पहले मैंने एक रेखा में बनाया था फिलोन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, उसके बाद फिर नीचे से उसको जोड़ दिया था, तो वो क्रॉस लिंक्ड यही होता है, पार जुड़ा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और तरह बेटा यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं इनको इस इधर से थोड़ा सा हटा के उसके बाद में समझाती हूँ। देखो एक मैंने वहां लिखा हुआ है LDPE और एक मैंने लिखा हुआ है HDPE, ठीक है। दोनों ही इंग्लिश के टर्म हैं और इंग्लिश में ही पूछी जाती है, ठीक है। मैं पूरा बता देती हूँ, हिंदी में मीनिंग भी बताऊंगी इसका। लो डेंसिटी पॉलीइथीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। इथीन, पॉलीइथीन, पॉलीथीन जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जो पॉलीथीन है वो बहुत प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। अब मैं उसके तुम्हें उपयोग बताती हूँ पॉलीथीन के, जो तुमने उपयोग देखे हैं वो उपयोग तो है नहीं। उसके अलावा जो अपनी बाल्टी बनी हुई होती है कपड़े धोने की, जो अपना डस्टबिन बना हुआ होता है, बच्चों के खिलौने बने हुए होते हैं, वो भी पॉलीथीन, वो भी पॉलीथीन है। वो पॉलीथीन क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्योंकि उनको वापस से मोल्ड करके दोबारा बनाए जा सकते हैं वो खिलौने दोबारा बनाए जा सकते हैं, या फिर उनको वापस से रीमोल्ड करके वो बनाए जा सकते हैं, बकेट्स दोबारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है कि उसको एक स्ट्रेंथ दे दी जाए। उसको स्ट्रेंथ कैसे दी जाती है? हम यहाँ पर एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इस कैटलिस्ट का नाम वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा कैटलिस्ट या जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर पॉलीथीन बनाई गई है तो उसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोला जाता है। और जो इसकी अनुपस्थिति में बनाई गई है, जो हमने बनाई है पॉलीथीन, बोर्ड पे मैंने बनाई है और तुमने भी देख के अपने नोटबुक में बनाई है, वो पॉलीथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों के उपयोग में अंतर आता है, दोनों की संरचना में अंतर आ जाता है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है, उसका घनत्व कम है। घनत्व अधिक है तो दृढ़ता वाली, हम ऐसी चीज़ों में उसको इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ हमें थोड़ा बहुत वजन कैरी करना है, नीचे नहीं रखना, जमीन पर नहीं रखना, वजन कैरी करना है। तो वजन कैरी करने के लिए हाई डेंसिटी पॉलीइथीन उपयोग में आती है। और जहाँ वजन नहीं कैरी करना, जमीन पर रखना है, डस्टबिन जमीन पर रखा हुआ है, ठीक है, डस्टबिन थोड़ी देर के लिए कचरा उठाया उसके अंदर डाल दिया, तो वहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीइथीन उपयोग में आ जाती है। ये दो टर्म मैंने लिखी हुई है, एक और लिखी हुई है मैंने PDR, पॉली डाइवर्सिटी इंडेक्स, पॉली डाइवर्सिटी इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो, प्रोटीन का अणु एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। अब जो प्रोटीन का अणु है, जब उसकी संरचना को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोटीन का जो बहुलक है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, तो उसके बहुलक की संरचना में सभी अणुओं का जो अणुभार होता है वो समान रहता है, वो अणुभार समान रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोडाइवर्स।
मोनो मतलब एक, डाइवर्स मतलब परिवर्तन। अगर परिवर्तन है तो एक जैसा परिवर्तन, मतलब एक लग से बहुलक बन रहा है तो एक जैसे ही एक लग से बहुलक बनता जा रहा है। ठीक है, तो मोनोडाइवर्स बोलते हैं उसको। उदाहरण में यहाँ देखते हैं इसका प्रोटीन, जो कि एक प्राकृतिक बहुलक। अब पॉलीडाइवर्सिटी इंडेक्स हमने जो आर्टिफिशियली मतलब कि लेबोरेटरी में जो बनाए हैं बहुलक, उन बहुलकों में देखो तुम्हें पता चला है अभी कि हमने शुरू में भी कुछ पदार्थ डाला है अभिक्रिया को शुरू करने के लिए, और अभिक्रिया को रोकने के लिए भी कई बार हम पदार्थ डालते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा बहुत अणुभार में परिवर्तन आ जाता है। मतलब जितना अणुभार होना चाहिए उतना अणुभार नहीं आता है। जितने अणु हमने लिए हैं उतने नहीं आते, कई बार बढ़ा हुआ आता है, कई बार कम किया हुआ आता है। तो ये जो अणुभार में अंतर आता है, उस अंतर को निकालने के लिए हम इस इकाई की सहायता लेते हैं, पॉलीडाइवर्सिटी इंडेक्स। जैसे किसी सब्जेक्ट में अपने नंबरों का पता करने के लिए हम परसेंटेज की सहायता लेते हैं, उसी तरह से अणुभार में परिवर्तन को पता करने के लिए हम पॉलीडाइवर्सिटी इंडेक्स की सहायता लेते हैं। पॉलीडाइवर्सिटी इंडेक्स का मैंने सूत्र इधर लिखा हुआ है, मैं वापस लिख देती हूँ। पॉलीडाइवर्सिटी इंडेक्स इसके बराबर होती है m बार w, m बार n। ये m बार w m बार n क्या है? m बार w है द्रव्यमान अणुभार, औसत द्रव्यमान अणुभार, संख्या औसत अणुभार। n का मतलब संख्या और इसका मतलब द्रव्यमान। w द्रव्यमान और ये संख्या। ठीक है, अब ये दोनों चीजें समझने के लिए तो मैंने ये संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है। देखो इसे मैं एक में उसके द्वारा समझाती हूँ। एक उदाहरण ले लेते हैं। देखो कोई एक बहुलक है, उस बहुलक में 5 अणु का अणुभार 10 है, 6 अणु का अणुभार 12 और 7 अणु का अणुभार 14। ठीक है, अब हमारे अगर हम 5 गुणा 10 जमा 6 गुणा 12 जमा 7 गुणा 14 को, ये हमारे अणुओं की संख्या 5 जमा 6 जमा 7 से भाग कर देते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर हमने लिखा है, क्या लिखा है हमने? समेशन n मतलब अणुओं की संख्या 5 6 7, mi मतलब अणुभार, अणुओं की संख्या अणुभार से गुणा करके हमने उसका समेशन ले लिया। ये समेशन का सम है, जोड़ दिया उसको, क्योंकि जोड़ का निशान लगाया है। उसके बाद नीचे में क्या जोड़ी है? अणुओं की संख्या, समेशन ni, ये हमने नीचे जोड़ी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? m बार। इसको हम बोलते हैं m बार, ये m बार। ठीक है, अच्छा अब m बार w इससे अलग नहीं है, बस एक परिवर्तन। क्या परिवर्तन है कि यहाँ पर हमने पूरा का पूरा समेशन लेने के बाद हमने फिर से द्रव्यमान से मास से गुणा कर दिया, एक बार और द्रव्यमान से गुणा कर दिया, तो mi का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? द्रव्यमान औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार। ठीक है, और इन दोनों का जो रेशो लिया जाता है, अनुपात लिया जाता है, इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात PDI कहलाता है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ये चैप्टर अपना पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने एक एक पॉइंट इसमें कवर किया है, बल्कि तुम्हें विश्वास करना चाहिए मेरी बात पर। कल मैंने बैठकर सारे वीडियोस देखे जितने भी यूट्यूब पर अवेलेबल है इस चैप्टर के, और उसमें जो पार्ट हमने आज पढ़ा है, स्पेशली जो बाद वाला पार्ट PDI वाला पार्ट है, और ये m बार w और m बार n वाला पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट कवर नहीं किया हुआ है किसी भी वीडियो में। ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करती कोई भी वीडियो देखने के लिए, जो भी तुम्हें अच्छी लगे वो वीडियो तुम देख सकते हो, लेकिन अपनी क्लास वाली वीडियो देखने के लिए मैं तुम्हें इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें नंबर ऑफ व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं जितने बच्चे ग्रुप में हैं। तो
एक बच्चा अगर एक बार भी देखेगा तो हम काउंटिंग कर लेंगे, पता चल जाएगा कि बच्चे देख रहे हैं, कि जो मेहनत हम कर रहे हैं कि अभी कोई फ़ैन नहीं चल रही, लाइट नहीं है, फ़ैन नहीं है, कुछ भी नहीं है और मैं पूरे 1 घंटे से खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, तो उस मेहनत को मैं सफल मानूंगी अगर तुम लोग उस वीडियो को देखोगे और उसमें तुम्हारा 100% फ़ायदा ही होगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, एक वीडियो बनाने से पहले बहुत मेहनत करती हूँ, क्लास में आने से पहले मेहनत नहीं करती थी, लेकिन अब बहुत मेहनत करती हूँ क्योंकि क्लास में तुम लोगों से इंटरेक्शन होता रहता था। कितने तो ऐसे पॉइंट्स थे जो बच्चों से ही पता चल जाते थे कि हाँ ये पॉइंट बच्चे ने बता दिया तो ये एक्सप्लेन करना है अपने बोर्ड के ऊपर। अब वो सारे पॉइंट मुझे अपने माइंड में रखने पड़ते हैं एक्सप्लेन करते टाइम। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वीडियो देखते रहो, उसमें तुम्हारा फ़ायदा ही है। और नोट्स मैं भेज रही हूँ, अभी जो आज के बचे हुए नोट्स हैं वो मैं सब भेज दूँगी। पूरे चैप्टर में अगर तुम्हें कहीं भी लगता है कि हाँ मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो मुझे तुम मेरे पास मैसेज कर सकते हो। मुझे लगेगा कि इंडिविजुअल वीडियो बना के भेजनी है तो इंडिविजुअल भेज दूँगी, और अगर एक से ज़्यादा बच्चे बोलते हैं तो मैं उसको वीडियो दोबारा बना के भेज दूँगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोगों को क्लियर हो। इसीलिए मैंने जो ईजी चैप्टर्स हैं, जो थोड़े से कम नंबर वाले चैप्टर हैं लेकिन छोटे चैप्टर हैं, तो उन्हीं को मैंने पहले लाइन में लिया है। जैसे अभी अगला जो अपना चैप्टर होगा वो जैव अणु हम स्टार्ट करेंगे, तो वो भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और वो भी तुम्हारा सैद्धांतिक चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल वाला चैप्टर नहीं है। तो उन चैप्टर्स को मैं पहले ख़त्म करूँगी कि जिन चैप्टर में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है या ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, तो उन चैप्टर को मैं वीडियो के माध्यम से पूरा करूँगी। आगे जब स्कूल खुलेगा, जब तुम सामने बैठे होगे, तो जितने भी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं वो मैं तुम्हारे सामने ही एक्सप्लेन करूँगी, कि जिससे तुम्हें सामने तुम नोट्स बनाते रहो, सामने तुम्हें पता चलता रहे, पूरी तरह से तुम्हारा माइंड एक्टिव रहे। लेकिन अभी अपने माइंड को एक्टिव रखना है, ये तुम रिक्वेस्ट भी समझ सकते हो और मेरा एज ए टीचर सजेशन भी समझ सकते हो। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, वैसे मैं भेजती हूँ रोज़ स्क्रीनशॉट, पर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो।